तो 40 करोड़ साल हो चुके हैं और 40 करोड़ साल से वो वेजिटेशन जो है वो बड़े अच्छे तरीके से हर जगह पे लाखों करोड़ों एकड़ रकबे पे चल रही है। जी। तो उसको चलाने के लिए, क्योंकि पौधा जो है ये वाहिद चीज है दुनिया में जो खुराक पैदा कर सकता है, और वो अपनी खुराक भी पैदा करता है और बाकी हर जानदार चीज जो है उसकी भी खुराक पौधा ही पैदा करता है। कोई और चीज खुराक पैदा नहीं कर सकती। और जब तक खुराक पैदा ना होती उस वक्त तक बाकी जो लाइफ फॉर्म्स थी वो इस दुनिया में ना आ सकती। तो पहले पौधे को बनाया गया, फिर पौधे को फैलाया गया ताकि वो खुराक पैदा करे हर जानदार चीज की, और फिर बाकी रफ्ता रफ्ता बाकी स्पीशीज को इस दुनिया में भेजा गया। तो ये एक तरीका कार है। हमने अपनी बेवकूफ़ी से ये समझा कि पौधा जो है उसको खुराक की जरूरत है, हालांकि पौधा तो जो है वो हर चीज की, हर जानदार चीज की खुराक पैदा करने की सलाहियत रखता है। जी। और वो सलाहियत जो है इस तरह है कि हर कोई इंच सॉइल ऐसा नहीं है, इंच सॉइल का, जहाँ पे हर वो मिनरल मौजूद ना हो जो पौधे की ज़रूरत है, हो सकती है या होने वाली है। और वो मटेरियल जो है वो, क्योंकि सिर्फ बहुत थोड़ी तादाद में चीज़ें जो हैं पौधा ज़मीन से लेता है। 95% खुराक पौधा हवा से, एटमॉस्फेयर से लेता है, जिसमें आपकी CO2 की एब्जॉर्प्शन है, उसको फिर ब्रेक करके ऑक्सीजन रिलीज कर देता है जिससे हम सांस लेते हैं। और उसके बाद ये है कि वो कार्बन को इससे कुकीज बनाता है, कुकीज बना के अपनी खुराक बनाता है, नीचे माइक्रोब्स को भी देता है, और वो खुराक जो है वो फिर इंसान और बाकी जानदार चीज़ों को भी मिलती है। तो ज़मीन से उसको सिर्फ मिनरल्स चाहिए होती हैं, इसी तरीके से कि जिस तरह कोई हमने सालन बनाना है तो उसमें नमक मिर्च डालने के लिए या विटामिन की ज़मीन से ज़रूरत होती है जो उसको हवा से नहीं मिलते। तो उसके लिए अल्लाह ताला ने वो किया कि वो जो जितने भी मिनरल सॉइल के अंदर रखे वो सस्टेनेबल फॉर्म में पड़े हुए हैं, ऐसे फॉर्म में पड़े हुए हैं जो ख़राब ना हो इतने लंबे पीरियड के लिए, उसके ऊपर केमिकल के असरात ना हो, उसके ऊपर मौसमियात के असरात ना हो, और वो महफूज रहें। इसी तरीके से है कि हम घर में गंदम की या चावल की कनकी की बोरी तो रख लेते हैं, गेहूं की बोरी, लेकिन रोटी पका के तो नहीं ना रखते, क्योंकि रोटी जो है वो सस्टेनेबल नहीं है, वो 2-4 घंटे में ख़राब हो जाएगी। गंदम जो है वो सस्टेनेबल है, वो पड़ी रहती है। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने भी जो सॉइल के अंदर मिनरल्स रखे वो सस्टेनेबल फॉर्म में रखे, और वो सस्टेनेबल फॉर्म में जो सॉइल के अंदर माइक्रोब्स हैं उनको पौधे की अवेलेबल फॉर्म में करके देते हैं, यानी कि पौधे के लिए वो कुक करके या पका के देते हैं उसको। तो इसलिए जो है माइक्रोब्स को अगर हम रीजुविनेट कर लें तो हमारे सारे मसाइल हल हो जाते हैं। और पौधे और ये जितनी भी कंपनीज थी मल्टीनेशनल, और जितनी भी एग्रीकल्चर कंपनीज थी, इन्होंने एक्चुअली हमारे सॉइल सिस्टम को ख़राब किया, और उसमें 3 मेजर स्टेप्स लिए जो सॉइल सिस्टम को ख़राब करने के लिए थे। पहला सा कि ज़मीन को पानी में डुबो दिया, यानी कि नहरी निज़ाम बनाए और ट्यूबवेल्स लगवाए और सारा करके खेत जो है उसके इर्द गिर्द बने बना दिए, और उसमें खुला पानी हमने छोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन जब ज़मीन ये बनी उस वक़्त जितनी भी खुश्क ज़मीन थी, खुश्की थी, वो अपलैंड थी, और उसमें कुदरती तौर पे ढलवानें बनी हुई थी, कंटूर्स बने हुए थे, ताकि पानी जो है अगर बारिश का आती है तो जितना पानी ज़मीन में जज़ब होना होगा वो हो जाएगा, बाकी रन ऑफ करके नदी नालों से बह के समुद्र में चला जाएगा। तो पौधा और ज़मीन जो है वो किसी कीमत पे भी डिज़ाइन ही नहीं की गई कि जहाँ पे पानी आप खड़ा कर सकें। उससे जितने भी सॉइल के अंदर माइक्रोब्स हैं जिन्होंने सारे निज़ाम को चलाना है, वो हम डुबो के मार देते हैं। पहला अमल तो यह है कि हमें बेड्स बनाने पड़ेंगे ताकि वहाँ पे फसल ग्रो करें जो पानी में, ज़मीन जहाँ पे डूबे ना, और सिर्फ खेली इस्तेमाल करें पानी लगाने के लिए और वहाँ से ट्रैक्टर वगैरह गुजारने के लिए। तो पहला अमल तो हमने ये किया कि पानी में डुबो के सारी जानदार चीज़ों को मार दिया। दूसरी जो अमल किया वो हल चला के मार दिया। कुदरती तौर पे तो हल चलाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, और सॉइल के अंदर ही इतने
इतने तरह की डिफरेंट हयात मौजूद हैं जो सॉइल को नरम रखती हैं, पल्वराइज रखती हैं, उसमें पानी जज़ब करने की सलाहियत को बढ़ाती रहती हैं। और तीसरा जो अमल किया वो ज़मीन हमने क्या किया कि हमने हल चलाया और नंगी छोड़ दी। और नंगी ज़मीन जो है उसका दर्जा हरारत जो है वो 70 सेंटीग्रेड से भी ऊपर चला जाता है। तो कुदरती तौर पे आप देखेंगे कि 1 इंच भी जगह जो है वो आपको नंगी नज़र नहीं आएगी। 1 इंच जगह भी नंगी नज़र नहीं आएगी। हर जगह पे या तो कुछ सब्जा उगा होगा या वहाँ पे सब्जे के पत्ते गिरे होंगे जिससे ज़मीन ढांपी जाए, यानी कि ज़मीन डायरेक्ट रेडिएशन के लिए बनी ही नहीं थी। अब जब डायरेक्ट रेडिएशन की तो उससे क्या नुकसानात हुए कि ज़मीन का दर्जा हरारत हमारा बढ़ा, और ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से हमारे जो हयात ज़मीन के अंदर थी वो गर्मी की वजह से मर गई। पानी जो है वो हवा में उड़ गया और हमारा ऑर्गेनिक मैटर जो है वो भी बर्न हो गया। आपने देखा होगा कि गर्मियों में खाली खेत में से धुएं निकल रहे होते हैं, वो इसलिए कि वो ऑर्गेनिक मैटर बर्न हो रहा होता है हाई टेम्परेचर की वजह से। तो ये 3 अमल अगर हम कर लें, यानी कि ज़मीन को पानी में डूबने से बचा लें, उसके लिए रेस बेड बना दें, और ये रेस बेड मुस्तकिल होंगे। इसको ये नहीं कि हर फसल के बाद आपने दोबारा बनाना, एक ही दफ़ा बनाने हैं और उसके बाद इन्हीं बेड्स के ऊपर फसल दर फसल आपने लगाते जाना है। दूसरी बात जो है वो ये है कि एक तो जब बेड बन जाए तो उसके बाद हल नहीं चलाना आपने। नो टिल प्लांटर के साथ, जो हैप्पी सीडर टाइप प्लांटर है, उसके साथ आपने बिजाई करनी है ताकि ज़मीन डिस्टर्ब ना हो और उसी हमारी बिजाई भी हो जाए। और तीसरा अमल ये करना है कि जो पौधों के बाकियात हैं, मसलन अगर चावल काश्त किया है तो चाली की पराली है या गंदम की तूड़ी वगैरह है, जो भी चीज़ बाकियात हैं वो ज़मीन के ऊपर पड़े रहें ताकि ज़मीन नंगी ना रहे और ज़मीन का दर्जा हरारत जो है वो मॉडरेट रहे। मॉडरेशन होती है कि हम जिस टेम्परेचर पे हमारे जिस्म कंफर्टेबल महसूस करते हैं, हेलो, उसी टेम्परेचर के ऊपर जानदार, जितनी भी जानदार चीज़ें हैं वो उसी उसी टेम्परेचर पे खुश खुरम काम करती हैं। यानी कि 15 सेंटीग्रेड से लेके 26 सेंटीग्रेड तक हमारा सॉइल का टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए। और जो ऑर्गेनिक मल्च होती है ये इंसुलेशन का काम करती है और ऑर्गेनिक मल्च जो है वो सॉइल का टेम्परेचर मेंटेन करती है। तो ये है इसमें बेसिकली, अगर हम ये 3 चीज़ें कर लें। और चौथी बायोडाइवर्सिटी है जो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप बागात लगाएं, बागात के अंदर फसलें लगाएं या एक फसल के अंदर ही फसल दर फसल लगाते जाएं। तो उससे एक तो इनकम में इजाफा फार्मर की होगा और दूसरा जो है वो हमारी जो मुसलसल जो आमदन आती रहेगी। अब ये देखने की बात है कि जो चीज़ हम इस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं वो क्वालिटी के हिसाब से ऑर्गेनिक से बहुत बेहतर है, यानी कि बहुत ज़्यादा बेहतर। हमारे यहाँ आपके यहाँ बहुत सारे किसान हैं जो हमारे से 2-3 साल से जुड़े हुए हैं, और उनसे पूछें कि वो जो चीज़, एक ये जो हमारा कुदरती निज़ाम है पिकनिक का, उस पे जो प्रोड्यूस होती है वो कितनी जायकेदार होती है, कितनी मीठी होती है, कितनी खूबसूरत होती है, उसका शाइन, उसका कलर, उसका टेक्सचर, हर चीज़ जो है वो बहुत ही आला पैमाने पे होती है और उसकी प्राइस जो है हमें बहुत ज़्यादा मिलनी चाहिए। लेकिन हमारी जो यहाँ पे मिशन है, हमारा मिशन ये है कि हम जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बहुत ही कम कर लेते हैं, यानी कि हमारे यहाँ जो गंदम की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, गवर्नमेंट कहती है कि 1500 पाकिस्तानी रुपीस के हिसाब से 40 किलो गंदम फार्मर को घर पड़ती है, यानी कि इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। अब इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को जब हम देखते हैं तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 100 रुपए से भी कम है, यानी कि हमने सिर्फ 4-5 किलो बीज लगाना है, कोई खाद नहीं डालनी, कोई स्प्रे नहीं करना और कोई वीडिसाइड नहीं करना, और सिर्फ 2 पानी से ये फसल तैयार हो जाती है। उसका सिर्फ 4-5 किलो बीज लगता है। बिजाई की जो मेहनताना है, हाथ से लगाना हो या मशीन से लगाना हो, 1000-1500 लगा लें, और इसके अलावा 2 पानी का जो खर्चा आप लगा लें, इसके अलावा किसी किस्म का कोई खर्चा हमारा इसके ऊपर नहीं होता। तो ये इस तरीके से हम आप सारे किसानों को लेके आगे चलेंगे तो हम इस गुर्बत के जो मसला है इससे निकल जाएंगे, क्योंकि हम सिर्फ मुलाजम बने हुए हैं इन इन कंपनीज के, इन दवाइयों और खादों बेचने वालों के, इनके मुलाजम बने हुए हैं। रिस्क हम लेते हैं, पैदा हम करते हैं, और सारा मुनाफा जो है ये कंपनीज ले जाती हैं। तो ये मेरी एक ब्रीफ था इस कुदरती निज़ाम काश्तकारी के बारे में। और अब मैं
आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कुछ सवाल करना चाहें तो जरूर कीजिए। जी आसिफ जी, थैंक यू सो मच। ये हमारे साथ हमारे एक खास साथी सुमेश सिंह जी जुड़े हैं, और उनके वो जो हमारे साथ जानकारी शेयर करते हैं वहीं से आपके बारे में हमें पता चला। तो सुमेश जी के साथ एक डायलॉग ये आगे बढ़ाते हैं, और बाकी सवाल जवाब जो है, साथियों अपना हाथ का बटन दबा के रखें और म्यूट का बटन ऑफ करके रखें, ताकि साफ बात हो सके। सुमेश जी नमस्कार। सर जी, आसिफ शरीफ जी, आपका और जो भी आदरणीय किसान हमारे इस मीटिंग में जुड़े, उन सबका दो हाथ जोड़ के अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, सबको राम राम बोलता हूँ। सर जी, आप बैड मल्चिंग के ऊपर वर्ड और आपसे बहुत सीख देख के आगे बढ़ने की कोशिश, देख रेख किसान आपकी साथियों। आवाज कट कट के आ रही है, मेरी तरफ से प्रॉब्लम है या आपकी तरफ से प्रॉब्लम है? मुझे सुन नहीं रहा जो आप कह रहे हैं। सुमेश जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी मेरी आवाज अभी कट के आ रही है? ठीक है अब सर। ठीक है, अब ठीक है, अब बढ़िया। तो मैं स्वागत करता हूँ आसिफ शरीफ जी का और सभी किसान साथियों का, और बड़े प्यार प्रेम से जो है इस मीटिंग को ज्वाइन करेंगे। और जो हमने देखा है आसिफ शरीफ जी के साथ रह के, उनके ग्रुपों में रह के, तो बहुत बहुत फायदे हुए हैं हमारे किसान साथियों को और हमारे खुद को भी। तो मैं ज्यादा समय न लेके और आसिफ शरीफ जी से दरख्वास्त करूंगा कि भाई, जो आपने बेड मल्चिंग का सिस्टम चालू किया वो कब से किया सर? और लगभग मेरे हिसाब से तो हजारों की नहीं लाखों की तादाद में आपसे कुछ देख सीख के वर्ल्ड लेवल के किसान जो है वो आगे बढ़ रहे हैं सर। तो मैं आपका एक बार फिर पुनः धन्यवाद बोलूंगा कि आप हमारी मीटिंग में आए, मीटिंग में शिरकत की, और आपसे बताए गए नुस्खे जो है वो हमारे किसान साथी अपने खेत में लागू करेंगे और उसका भरपूर फायदा उठाएंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत मोहब्बत आपकी। आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अगर हम देखें तो तकरीबन 35 लाख के करीब किसान जुड़े हुए हैं पूरी दुनिया से, 35 लाख। वाह जी। तो उसमें यह है कि मैं बहुत सारे, आप केलम में हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप मैं खुद चलाता हूँ। 100 से ज़्यादा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जो हैं हम चलाते हैं। फिर वेब पेज है, फिर टेलीग्राम का ग्रुप है हमारा, और फिर यूट्यूब चैनल है। सब से को मिला के हम 30-35 लाख से ऊपर ही किसान हैं जो हमसे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। वो अमेरिका का किसान हो, ऑस्ट्रेलिया का किसान हो, वो इंडिया का किसान हो, वो कहीं का भी किसान हो, हमारे लिए हमारा दोस्त है, हमारा साथी है और हमारा भाई है वो। और हम किसी से भी कोई किसी किस्म की, कोई मजहब की वजह से या किसी इलाके की वजह से या मुल्क की वजह से कोई तमीज़ नहीं करते। हम हर हर किसान को अपना दोस्त और अपना मेहरबान समझते हैं। इसलिए किसी किस्म का भी कोई इशू हो तो मैं हर वक्त आप लोगों के लिए हाजिर हूँ। दूसरा आपका सवाल ये था कि ये कब से शुरू किया। जी, जो रेस बेड का सिस्टम है ये तो मैंने 1972 में शुरू किया था। लेकिन पहले हम खेली बनाते थे, फिर खेली बना के हमने कहा जी कि दरमियान वाली खेली की जो जगह है जहाँ पे फरो है वो हम ज़मीन को ज़ाया कर रहे हैं, उसके लिए फिर हमने उसको बंद कर दिया और ये बड़ा बेड बन गया। और बड़ा बेड जो है को तकरीबन 1977 से हमने शुरू किया, 1977 से शुरू किया हुआ है। लेकिन उसमें कई फिर मराहल आते गए, कई फसलों के लिए कुछ ना कुछ उसमें जो तब्दीली आती गई, और तब्दीली आने के साथ साथ उसमें बेहतरी भी आती गई। और 2008 से फिर हमने कहा जी कि ये बेड्स जो हैं, इससे पहले जो ये बेड्स होते थे वो हर फसल के बाद हम नए बनाते थे, हल चलाते थे, नए बेड बनाते थे। लेकिन 2008 के बाद ये बेड जो हैं वो हमने मुस्तकिल कर दिए, और उन बेड्स के बाद उनके लिए फिर मशीनों को डेवलप करना पड़ा और सारा काम करना पड़ा। तो ये जो मौजूदा निज़ाम काश्तकारी है इसकी बुनियाद 2008 में रखी गई, और 2016 तक हमने इसके ऊपर तजर्बात ही किए, हर तरह के, हर फसल के ऊपर, हर इलाके में, हर ज़मीन में और हर रोटेशन में
ये तजर्बात किए, और तजर्बात करने के बाद फिर 2016 में जब हमें हर तरह की तसल्ली होगी कि ये हर तरह से ये निज़ाम ठीक है, तो फिर हमने फार्मर्स को, किसानों को मुतारफ करना शुरू किया। शुक्रिया जी। अभी ये किसान साथी जो भी सवाल पूछना चाहते हैं आसिफ शरीफ जी से, वो बिल्कुल पूछ सकते हैं। पहले जिस भाई ने हाथ का निशान दिया था वो अपना सवाल पूछ सकता है, और काफी किसान साथी और भी जुड़ रहे हैं जी। राजेंद्र सिंह जी हैं। राजेंद्र सिंह जी, KSP नेचुरल फार्म। रविकांत जी हैं। नमस्कार किसान साथियों, मैं मनदीप पहल डिस्ट्रिक्ट करनाल से बोल रहा हूँ। तो ये सर बेड की, एक तो मैं पूछना चाह रहा बेड की चौड़ाई कितनी होती है सर, और बेटा उस पे बैग की चौड़ाई एप्लीसीडर कोई से बिजाई करते हैं तो वो उसका कैसे 3 फुट का बेड है या 2 फुट का बेड है, तो वह कैसे डिजाइन किया है, उसका भी मॉडल है समझाइए। बेटा बात यह है कि बेड क्योंकि हमने मुस्तकिल बनाने हैं, और मुस्तकिल बनाने के लिए ज़रूरी है कि हमारा जो ट्रैक्टर गुजरे बिजाई करते वक्त वो खेलियों में से टायर गुजरें। अब डिपेंड करता है कि आपके ट्रैक्टर का साइज़ क्या है, यानी कि पिछले टायरों को हम देखें तो सेंटर ऑफ द टायर से लेके सेंटर ऑफ द टायर तक कितनी स्पेस है, कितनी जगह है, कितने इंच है उसके ऊपर, या कितने मीटर है। हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में ट्रैक्टर बनते हैं वो 60 इंच उनका सेंटर ऑफ द टायर टू सेंटर ऑफ द टायर है। और फिर देखी जाती है कि टायर की चौड़ाई कितनी है। कोशिश ये की जाती है कि जब हम बेड सिस्टम पे आएँ तो टायर पतले रखें, क्योंकि खिंचाई का या लोड का तो काम नहीं, इसलिए ट्रैक्टर स्लिप नहीं करता। इसलिए पतले से पतला टायर 8 इंच का, 9 इंच का, 10 इंच का अगर टायर हो तो वो ज़्यादा मुनासिब तरीके से हमारी उसमें जो हमारी जगह है वो कम ज़ाया होती है। और फिर जितनी भी जगह दरमियान में बचती है खेली बनाने के, वो बेड बन जाता है। हमारे यहाँ जो है 18 इंच की खेली है और 45 इंच का बेड है। अब उसमें बहुत सारे किसान पूछते हैं कि पानी की रेंज पहुँच जाएगी या नहीं पहुँच जाएगी। उसमें ये पहली फसल में कुछ दुश्वारी आ सकती है, क्योंकि हमने ज़मीनों को बहुत मेहनत से ख़राब किया है, और उनमें पानी जज़ब करने की और पानी को मूवमेंट करने की गुंजाइश बहुत कम है। तो इसलिए पहली फसल में हम कोशिश ये करते हैं कि हम किसान से कहें कि वो एक पहले तो गहरा हल चलाए ताकि नीचे जो कड़ है वो टूट जाए, और उसके बाद पानी खुला छोड़ के जो सॉल्ट्स हैं उसको लीच डाउन कर दे। और जब ज़मीन वत्तर आए तो उसको तैयार करके उसके ऊपर जंतर ग्वारा या किसी भी कवर क्रॉप का छट्टा दे के बेड बना दे। अब जब बेड वत्तर ज़मीन में बेड बन जाएगा तो वत्तर ज़मीन में बीज भी होगा, तो सारी अच्छी तरीके से जर्मिनेशन हो जाएगी। अब जर्मिनेशन जब हो जाएगी तो उसके बाद हम कहते हैं जी कि आप जब 4 फुट की फसल हो जाए उसके ऊपर सुहागा चला दें, उसको अप्रूव नहीं करना, उसके ऊपर हल नहीं चलाना, उसके ऊपर सुहागा फेर देंगे तो वो फसल लेट जाएगी। उससे एक तो जड़ें अंदर रहेंगी जो पानी की इनफिल्ट्रेशन या पानी को अंदर खींच के ले जाएंगी बेड के अंदर, और दूसरा जो है ऊपर से ज़मीन ढांप दी जाएगी जिससे गर्मी या सर्दी से बचाव हो जाएगी ज़मीन की और ज़मीन के अंदर रहने वाली हयात की। शुक्रिया जी। और कोई सवाल? सुहागा कितने दिन बाद लगाना है सर, कितने जी फीट की भाई, फसल होने के बाद? जो सुहागा लगाना है तो कितनी फीट की फसल होने के बाद या कितने दिन की फसल होने के बाद? वो देखे ना कि आपने फसल कौन सी लगाई है। फसल जब मेच्योरिटी, यानी कि फसल का जो आपका तना है वो सुहागे से टूट जाना चाहिए, वो लवा नहीं होना चाहिए। लवा होएगा तो सुहागा फेरेंगे दोबारा फसल खड़ी हो जाएगी। हमने उस वक्त सुहागा फेरना है जब तना टूटना शुरू हो जाए, यानी कि सुहागा आप फेरे हैं तो नीचे से तना टूट जाए, वो जंतर हो या कोई भी फसल हो उसका तना टूट जाए जब, तो उस वक्त आप सुहागा फेर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। आसिफ जी, आपसे व्हाट्सएप पे कैसे जुड़ा जाए? जी मैं आप अपना बेशक ग्रुप बना लें, मैं आपके ग्रुप में शामिल हो जाऊंगा। बल्कि आप ऐसा करें कि व्हाट्सएप की बजाय टेलीग्राम में एक अपना ग्रुप बना लें टेलीग्राम का, मैं उसमें आ जाऊंगा। और टेलीग्राम में फ़ायदा ये है कि उसमें तादाद किसानों की जितनी मर्जी हो जाए। हमारे व्हाट्सएप में प्रॉब्लम यह है कि 257 से ज़्यादा एक ग्रुप में बंदे नहीं रह सकते, किसान नहीं रह सकते।
टेलीग्राम में बेशक हम 50,000 हो जाएं तो फिर भी हम वहाँ पे अपना जो है वो चला सकते हैं। तो आप जो भी एडमिन्स हैं वो एक टेलीग्राम का ग्रुप बना लें और मैं भी शामिल हो जाऊंगा। जो सवालात कोई किसान मेरे लिए वो उसको टैग करेगा, मैं उसका जवाब इंशाल्लाह जरूर दिया करूंगा। काम हो जाएगा। आसिफ जी, आपका ये हमने एक हमारा ऐप है, उसका लिंक अभी प्ले स्टोर यहाँ पे ग्रुप चैट में डाला है, तो उसमें अगर आप जुड़ सकें तो बाकी साथी भी उस ऐप के थ्रू आसिफ जी से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे कोई लिमिट नहीं है और अलग अलग चीजों पे क्या डिस्कस। प्रोग्राम है वो? सर मोबाइल ऐप है, मैं आपको उसकी डिटेल्स अलग से व्हाट्सएप कर दूंगा, यहाँ पे भी हमने लिंक डाल रखा है उसका। ठीक है, मुझे भेज दें। अगर मेरे लिए कुछ मुश्किल ना हुई तो मैं जरूर ज्वाइन कर लूँ। जी, ये सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मर, जैविक खेती किसानों के लिए है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, मुझे कोई इतराज नहीं है। जी, अमृतपाल जी, अगला सवाल। अमृतपाल जी, प्रशांत चौधरी जी। हेलो, हाँ जी, प्रशांत चौधरी जी। थैंक यू। आपने इतना अच्छा नॉलेज दिया है और एक्सपेरिमेंट किया है। मैं एक सवाल ही पूछना चाहता था कि जब आप बेड बनाते हैं तो क्या उसको हमेशा ढक के रखते हैं मल्चिंग से? यानी जब फसलों के अंदर में पूरा बेड ढका रहेगा, ऐसा होता है क्या कि सो दैट उसमें कोई दूसरे पौधे या ये ना आ पाए, घास वगैरह ना आ पाए? जी, उसमें सवाल जो है आपका, उसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि क्या हमने बेड को ढांप के रखना है? बिल्कुल, हर वक्त जो 1 मिनट के लिए भी 1 इंच भी जगह हमारी नंगी नहीं रहनी चाहिए किसी भी कीमत पे। जी। वो फसल हमने काट ली हो, पहले हो, बाद में हो, फसल के दौरान में हमारी ज़मीन नंगी नहीं रहनी चाहिए। ये एक हमें अपनी आदत बनानी पड़ेगी ताकि ज़मीन का दर्जा हरारत जो है वो मॉडरेट रहे और जो मटेरियल्स हैं वो रिसाइकल हों, जो कुदरती निज़ाम है उसके ऊपर हम चले जाएं। जी। दूसरा सवाल आपका ये था कि जड़ी बूटियों का मसला। पहली बात तो यह है कि जड़ी बूटियों को अपना दोस्त समझें, दुश्मन ना समझें। ये जड़ी बूटियां वहां पे आएंगी जहां पे जमीन कोलैप्स कर चुकी होगी, यानी कि जमीन में पानी जज़ब करने की सलाहियत जहां पे कम हो चुकी होगी, जड़ी बूटियां वहां पे आएंगी। या जहां पे जमीन नंगी होगी वहां पे जड़ी बूटियां आएंगी। अगर आप जमीन को ढांप के रखेंगे तो जड़ी बूटियां कतई तौर पे नहीं आएंगी, क्योंकि उनका मकसद नहीं आने का फिर वहां पे। जी, वहां पे प्रॉब्लम यही होती है कि ये जो जड़ी बूटियां आती है, अगर वो मेन क्रॉप से बड़ी हो जाती है तो बड़ा प्रॉब्लम होता है, जो मैं अभी फेस भी कर रहा हूँ। जी, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये मसला होता है पहली क्रॉप में, क्योंकि एक चीज होती है ट्रांजिशन में जब हम एक निज़ाम से दूसरे निज़ाम पे जाते हैं तो फिर कुछ अरसे के लिए ट्रांजिशन टाइम में हमें करना पड़ता है, उसमें हमें विजिलेंट रहना पड़ता है। हमने सिर्फ और सिर्फ जड़ी बूटियों को कुछ नहीं कहना। जो जड़ी बूटी हमारी कैश क्रॉप जो है उससे बड़ी होने की कोशिश करे, उसको हमने दाती से काट देना है और काट के वहीं पे गिरा देना है जी। और कुछ नहीं करना हमने। ये पहली दफा हमें ये तरद्दुद करना पड़ेगा, उसके बाद जड़ी बूटी नहीं आएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, अगला सवाल अमृतपाल जी। सर मेरा क्वेश्चन है, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਹਰ ਏਕੜ ਕਿੰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ? देखिए, कोशिश ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨਾ ਹੀ ਪਾਣਾ ਪਵੇ, क्योंकि केमिकल तो है ना दरअसल, लेकिन मजबूरी दी तहत सानू बाज़ औकात पाना पैंदा। अगर पीएच थोड़ी सॉयल दी जड़ी है वो 8 8.5 ਦੇ करीब है तो फिर एक बारी वॉश कर लेना, सल्फ्यूरिक एसिड ਦਾ कोई हरज नहीं हैगा। सो ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 8 ਤੋਂ 10 किलो सल्फ्यूरिक एसिड काफ़ी होएगा, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड ना ਅਸੀਂ केमिकल रिएक्शन करवाने हैं। सल्फ्यूरिक एसिड ये होता है कि आपके जो सॉल्ट्स होते हैं वो क्लस्टर फॉर्म में होते हैं, यानी कि गुच्छे बने होते हैं, एक मालिक्यूल दूसरे मालिक्यूल से जुड़ा हुआ होता है। अब जब हम थोड़ा सा एसिड पानी में डाल देते हैं तो वो केमिकल रिएक्शन की वजह से वो जो जुड़े हुए मालिक्यूल्स हैं वो अलग अलग हो जाते हैं और
उसकी वजह से उनको ज़मीन के नीचे जाना आसान हो जाता है। मसामों, ज़मीन के मसामों की वजह से वो हमें रिक्वायरमेंट तो यह है ना कि रूट सिस्टम से नीचे चले जाएं, और वो रूट सिस्टम से नीचे चले जाते हैं। इसका तरीका यह है कि आप कोई प्लास्टिक का ड्रम ले लें और उस ड्रम में पानी भर लें, और ड्रम ऐसा हो कि जिसके नीचे टूटी लगी हो, और टूटी जो है वो उस ड्रम को आप खाले के ऊपर रख दें और उसमें पानी भर के उसमें 8 किलो सल्फ्यूरिक एसिड अच्छे तरीके से लकड़ी किसी डंडे से हल कर लें। जब हल हो जाए तो नीचे टूटी इस तरीके से खोलनी है कि उसका थोड़ा थोड़ा पानी जो है सारे पानी के साथ मिक्स होता जाए, और जहाँ पे पानी गिर रहा है ड्रम में से उसके आगे थोड़ा सा छापा रखते हैं किसी दरख्त वगैरह का, ताकि पानी घूम के जाए और सारे पानी में ही सल्फ्यूरिक एसिड का कुछ ना कुछ असर जो है वो पहुंच जाए। तो ये इसका तरीका है, और बस उसके बाद आप माशाल्लाह इसके अलावा कोई सवाल है तो पूछिए। थैंक यू सर, थैंक यू जी। अगला जी सवाल। नमस्कार जी डॉक्टर सिंह जी। हाँ तुम मलिक जी। हाँ हाँ जी, मैं एक सवाल पूछना चाहता था जी। जो अब इस बार अपने इंडिया में पिंक बॉलवर्म का अटैक हो रहा है कॉटन के ऊपर जी, ये बीटी और नॉन बीटी में दोनों में हो रहा है जी, इसका कोई समाधान हो या फिर कोई ऐसा सिस्टम हो भाई हम अपने खुद के बीज बना लें? यूनिवर्सिटी वगैरह तो बताती कुछ दे कुछ देती थी जी। अच्छा जी, पहली बात यह है कि हमने कुछ अर्सा पहले 10-20 साल पहले हमने जो बीज था अपने हाथ से निकाल के इन कंपनीज के नाम हमने इनको दे दिया, और हम आसान हो गया कि जी बाजार से बीज खरीदा और डाल दिया। ये हमारा सदियों से हमारा अपना काम था, हम खुद करते थे कि हमने एक कपास का खेत है, गंदम का खेत है, किसी भी चीज़ का खेत हमने लगाया हुआ है, तो उसमें हम घूमते रहते थे। जो अच्छे ताकतवर सेहतमंद पौधे होते थे उनको अलहदा काट के उसका अलहदा बीज बना लेते थे, और फिर ये 2-3 साल जब हम अमल कर लेते थे तो वो बीज सारा ही ठीक हो जाता था, एक जैसा हो जाता था। अब बात यह है कि आपको हाइब्रिड्स की समझ आनी चाहिए कि दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हाइब्रिड ना हो। हाइब्रिड वो है जो एक ही मादा से पैदा हो, उस पर मेल कोई ना हो, लेकिन इस तरह का कोई जानवर, कोई चीज़, कोई हयात अल्लाह ताला ने बनाई नहीं है। सो हर जो मेल है वो जोड़े में है, उसमें नर भी है और मादा भी है। और जब नर और मादा, नर कहाँ से आ रहा है, मादा कहाँ से आ रही है, हम अपने माँ बाप को देखें तो माँ हमारी कहाँ से आई, बाप हमारा कहाँ से आया, उन्होंने मिलाप किया, हम पैदा हुए। यानी कि हर इंसान जो है, हर चीज़ जो आने वाली है वो हाइब्रिड है। हाइब्रिड को हवा नहीं बनाई, हर चीज़ ही हाइब्रिड है। हमने उसमें से जो सिलेक्शन करनी है, अच्छे अच्छे पौधों को सिलेक्ट करके अपना बीज खुद बनाना है। एक तो ये बीज के बारे में बात आ गई। आप क्यों यूनिवर्सिटीज के ऊपर या आप क्यों ये सीड बेचने वाली कंपनीज के ऊपर रिलाई करते हैं? अच्छा बीज अगर आप सिर्फ 2 दिन की मेहनत कर लें तो हम एक बहुत ही आला क्वालिटी का सीड अपने अपने ही खेत से बना सकते हैं। दूसरी बात आपने ये की है कि पिंक बॉलवर्म बहुत मुश्किल कीड़ा है इसको ठीक करना, लेकिन ये हमारे जो तरीके काश्तकारी पे आ जाएंगे तो आपको पिंक बॉलवर्म की कतई तौर पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप जितने भी किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने भी हमारे साथ कपास लगाई हमारे तरीका, कहीं पे भी आपको पिंक बॉलवर्म, हेलियोथस जी, कोई भी चीज, कोई भी सकिंग इंसेक्ट, कोई चीज आपको नजर नहीं आएगी। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि बीटी क्या है। पहले तो ये समझने की बात है, बीटी जो है ये एक बैक्टीरिया है जो सॉइल बॉर्न है, जमीन में पैदा होता है। जो बीटी बनाने वाली कंपनीज हैं, इन्होंने सॉइल से वो बैक्टीरिया उठा के उसको जेनेटिक मॉडिफिकेशन के साथ अपना जो है अपना पौधे या बीज है उसमें उसको शामिल कर दिया। अच्छा, जो बैक्टीरिया है ये प्रोटीन्स ऐसी बनाता है जो खा के जो कीड़े हैं वो मर जाते हैं, उनका पेट फट जाता है, तो ये जहरीला एक प्रोटीन बनाता है जो कीड़े खा के मर जाते हैं। सो अगर हम सॉइल सिस्टम को ठीक कर लें तो जमीन के अंदर कुदरती तौर पे बैक्टीरिया ग्रो करता है। हमें बैक्टीरिया अपना बीटी सीड देने की जरूरत नहीं, हमारा सारी फसलें ही बीटी हो जाती हैं जब हम कुदरती निज़ाम पे आते हैं और नीचे। अच्छा, फिर दूसरी बात यह है कि बीटी जो जो इंजेक्ट करते हैं, इसकी स्पीशीज जो है कीड़ों की, वो इम्यून हो जाती हैं उसके ऊपर, लेकिन सॉइल के अंदर जो बीटी बैक्टीरिया होता है वो अपनी
चेंज करता रहता है हालत। जिस तरीके से आप समझें कि ये हमें जो कोविड-19 है इसकी कितनी हालतें चेंज हो गई हैं, इसी तरीके से बीटी बैक्टीरिया किसी भी कीड़े को इम्यून नहीं होने देता और इम्यूनिटी खत्म हो जाती है। इस वजह से वो कोई भी किसी किस्म का कीड़ा हो उसके ऊपर इफेक्टिव यानी कि उसका इफेक्टिव कंट्रोल होता है। कोई कीड़ा सकिंग इंसेक्ट हो, बॉल वर्म हो, कोई भी चीज हो, वो सारी मर जाती है। तो इसलिए आपको फौरी तौर पे जब इस सिस्टम पे आ जाएंगे तो कतई तौर पे किसी स्प्रे किसी जहर की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। शुक्रिया सर। और साथ के साथ एक सवाल और था जी, जो मिट्टी वाला सिस्टम है जी, हमको कैसे पता चले ये अम्लीय है या क्षारीय है? क्या बेटा, मुझे दोबारा पूछे, मुझे समझ नहीं आई आपका सवाल क्या है। जिस तरह जी अपने जमीन की जांच करवाते हैं जी हम लेबोरेटरी में, तो वहाँ पे तो अच्छी रिपोर्ट देते नहीं, वो वैसे ही दे देते हैं, पूरी तरह से जांच नहीं करते। तो कोई ऐसा तरीका हो हम अपने खुद ही अपने लेवल पे चेक कर लें जी इसका? बेटा बात यह है कि इसकी जरूरत ही नहीं है, हमें जमीन के टेस्ट करवाने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो किसी को भी नहीं कहता कि जमीन टेस्ट कराने की जरूरत है। जमीन हमारी खुद ही ठीक हो जाएगी। जब हमारा इस तरीके काश्तकारी पे आते हैं तो ऑटोमेटिकली जमीन ठीक हो जाती है। अगर सख्त जमीन है तो वो नरम हो जाएगी। आप देखिएगा कि बिल्कुल सख्त आपकी कलराठी जमीन है, 2-3 हफ्ते ऊपर उसके मल्च पड़ी रहने दें और नीचे से खेली में पानी लगा दें एक दफा, तो 2-3 हफ्ते के अंदर अंदर ही जमीन जो है आपकी नरम हो जाएगी। इसी तरह अगर रेतली जमीन है तो वो भी ठीक हो जाएगी। तो इसलिए हमें किसी किस्म की भी सॉइल टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। ये वक्त का ज़ाया है, पैसे का ज़ाया है, और जो रिपोर्ट मिलती है वो रिलायबल रिपोर्ट होती ही नहीं है। शुक्रिया। शुक्रिया सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, अगला सवाल जसकरण जी है। जसकरण जी, कमल माजरा जी, जसकरण बोलिए। ਟੈਬ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਆਸ਼ਿਕ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕਿੰਨੂ ਦਾ ਬਾਗ ਹੈ ਸਿਟਰਸ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ 6 ਜੂਨ 2020 ਦੀ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਸਪਰੇਅ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਪਿਕਨਿਕ ਦਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਫਰਵਰੀ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬੂਟੇ ਡੈਡ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਬਾਗ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਬਾਗ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤੇ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਸੀਗੀ। ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖੱਟੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰੂਟ ਸਟਾਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਾਈ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਵੀ ਉਹ ਮੋਟਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੋਟਾ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪਤਲਾ ਕੱਪੜਾ, ਉਵੇਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਿਟਰਸ ਦੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਪੱਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਰਸ਼ ਕਰੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਤਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੋਟਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਕਨਿਕ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਮਾਲ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਿਟਰਸਿਲਾ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਥ੍ਰਿਪਸ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਆਉਂਦੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ 1-2% 4% ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਸਾਡੀ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਵੀ ਪਾਲਣੇ ਆ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿਕਨਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਟਰਸ ਦਾ ਬਾਗ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਝਿਜਕ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ। बहुत जबरदस्त तुसी जनाब दोस्तों वास्ते एक अपनी मिसाल कायम करके दिखाई है। बहुत खुशी हुई तुहाडी गल सुन के। तुसी क्या बीमारी है थोड़ी बहुत, 1-2% बीमारी जरूर होएगी, 4% भी हो सकती है, लेकिन वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी। आज तुसी देखोगे कि अगर फर्ज कीता तेला आंदा 3-4 दिन बाद देखोगे तो तेला गायब हो चुका होगा। साडी जिहड़ी बाकी याद ने उन्होंने खा चुकियां होणगियां।
वो किसी तेला जो है किसी बाकी हयात की खुराक बन चुका होएगा। इस वास्ते घबरा के कति तौर पर स्प्रे नहीं करना। 3-4 दिन दे विच हर चीज़ ऑटोमैटिक क्लीयर हो जाएगी। लेकिन इस शुरू दे विच अगर हजे पहले 1 साल दे विच, क्योंकि हजे तक तुसीं ये समझो कि साडा ਜਿਹੜਾ ਪੌਦਾ ਹੈ ਭਲਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਜੇ ਕਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਜਦ ਕਮੀਆਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ, ਕੋਈ ਸਪਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤਿੰਨ ਹੀ ਇਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਡੁੱਬਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੰਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ, ਔਰ ਕੋਈ ਖਾਦ ਕੋਈ ਸਪਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਧਰਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ। ਮੇਰੀ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਵਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਅੜੋਸੀ ਪੜੋਸੀ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੇ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਹਲਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗਤ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਂਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 60 ਤੋਂ 70% ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਮਲਚਿੰਗ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਬਚ ਗਿਆ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਸਪਰੇਆਂ ਬਚ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਬੋਰ ਚਲਾਉਣਾ ਸੀ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 350 ਬੂਟਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਐਤਕੀ 60-70 ਬੂਟੇ ਪੱਟਣੇ ਪੈਣੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੱਟਣ ਵਾਲੇ ਬੂਟੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬੂਟਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਪੱਤੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਸਿਫ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੁੱਖ ਰੱਖੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚੋਂ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ ਪਾਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया। अल्लाह थानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਜਿਹੜਾ परमात्मा ने अल्लाह ने ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਗਾਇਆ ਉਹ ਮੈਂ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿਖਾਤਾ, ਸਮਝਾਤਾ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ हैं और आने वाली नस्लों को फायदा पहुंचा सकते हैं। उत्ते सानू सारिਆਂ ਨੂੰ मिल जुल के काम करना चाहिए। अपनी अपनी जगह हर बंदा ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਸਿਫ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜਾਉਣਾ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਜੇ, ਆਪਣੀ ਮੁਸਤਕਬਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਔਰ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, और अपनी आने वाली नस्लों वास्ते भी। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मेरे नंबर मांग रहे हैं, मेरा नंबर नोट कर लो 94649 08। आवाज नहीं आ रही, थोड़ी आवाज नहीं आ रही मैनू। जसकरण बाजी आप टाइप कर दो, चैट में टाइप कर दो। जसकरण 94649 08914। जसकरण जी, मैं नंबर छोड़ दूंगा, आपका नंबर मेरे पास है और आपका तहे दिल से धन्यवाद बोलूंगा कि आप मेरे ਛੱਡਤਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਓ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਪਰ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਿਕਨਿਕ ਮੈਥਡ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸਦਕੇ ਆਵੇ। ਤੇ ਤਾਰਕਿਕ ਬੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੱਬ ਕੇ ਵਾਹ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਾਫੀ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨੋ ਟਿਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਵੀ ਭਾਈ ਖਾਓ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਨਿਕ ਮੈਥਡ ਆ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਿਕਨਿਕ ਮੈਥਡ ਨਹੀਂ ਉਲਟ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਲਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਆ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਲੈ ਗਿਆ जी। अगला कमल मात्रा भाई, आपका सवाल। आसिफ जी नमस्ते जी।
जी नमस्ते जी। तो मेरा प्रश्न है जी कि जो धान है उसकी हमें पनीरी लगानी है या सीधी बिजाई करनी है जी बीज की। और दूसरा मेरा प्रश्न है जी, वो जो खेड़ियां हैं उसमें भी हमें मल्चिंग करनी है या केवल बेड बेड पे करनी है जी। और एक मेरा जी प्रश्न है जी। दो सवाल है। पहले पहली तो ये समझने की बात है कि बाकी फसलें सारी जो हैं वो हम बीज से उगाते हैं, बीज से लगाते हैं। धान क्यों हम पनीरी बनाते हैं? पहली तो बात हमारी समझने की ये है, हुआ ये है कि जब हमारे पास नहरी निज़ाम नहीं था और ट्यूबवेल्स वगैरह नहीं थे, तो चावल सिर्फ उन इलाकों में होता था जो नीचे इलाके थे, जहाँ से पानी बरसात का इकट्ठा हो जाता था। वहाँ पे सिर्फ उन इलाकों में जो नीचे थे, जिनकी सतह नीचे थी, वहाँ पे पानी इकट्ठा होता था बरसात का, और वहाँ पे जो वो चावल लगता था। तो लोग क्या करते थे कि छोटी सी जगह पे क्यारी बना के वहाँ पे पनीरी लगा लेते थे और बेशक नलके से पानी देते रहते थे, और जब बरसात शुरू होती थी पानी खेत में आ जाता था तो वो जाके पनीरी जाके लगा देते थे। उससे ये फायदा था, एक क्योंकि अगर बारिश के बाद आप लगाएंगे तो खड़े पानी में तो बीज का छिट्टा देंगे तो उगेगा ही नहीं। तो एक तो इस वजह से वो पनीरी बनाते। दूसरा, बरसात लेट भी हो सकती थी, इसलिए वो पहले ही उगा लेते थे ताकि फौरी तौर पे जाके पनीरी लगा के आगे उसको पूरा वक्त मिल जाए पैदावार देने के लिए। तीसरा उसका मसला ये था कि पानी खड़ा होगा तो, एक मिनट प्लीज। और तीसरी वजह यह थी कि जब पानी खड़ा होगा तो नीचे घास फूस जड़ी बूटियां नहीं उगेंगी। ये वजह थी हमारी पनीरी लगाने की। अब ये सारी वजूहात हमारे खत्म हो गई हैं। हमें बेड्स के ऊपर पनीरी लगाने की जरूरत नहीं है। हम बेड्स के ऊपर सीधी सीडिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रेसिजन सीडर मौजूद है तो एक एक बीज। पनीरी धान की पनीरी लगा रहे हो क्या आप? मैंने बोला ना चुप हो जाओ एक मिनट, मैं एक बात करना चाहता हूँ। चुप हो जाओ एक मिनट। हेलो जी जी हाँ जगत राम भाई। हाँ जी, एक भाई ने सवाल किया, सवाल भी ठीक किया वो, परंतु जो समय निकल गया है ना, धान तो कटने को मतलब तैयार है अब, और कट भी रहा, कुछ मंडी में जा लिया, कुछ 1 महीने तक कट जाएगा। उसका जिक्र क्या, जो समय बीत गया है ना उसका जिक्र ना करो प्लीज। इसका अनुभव सुनो ना, आगे आने वाली फसल में हमें क्या करना है। अगर ऐसी हम बात करें तो कितना अच्छा रहेगा। आगे की तैयारी करो ना, बस और कुछ नहीं बोलना, ठीक है? जी जी जबरदस्त जबरदस्त। जी अगला सवाल। हाँ सर मेरा दूसरा प्रश्न था, जो खेलियां हैं उसमें भी मल्चिंग करनी है क्या या वो खाली छोड़नी है हमें? मल्चिंग उसकी करेंगे तो पानी किस तरह लगाएंगे? पानी नहीं लगाएगा, पानी लगाएंगे तो मल्च इकट्ठी हो जाएगी। इसलिए हम कोशिश एक इंच जगह खाली नहीं छोड़नी है, तो उसमें वो हमें खाली छोड़नी है जी क्या खेलियां के लिए? बेटा वो खाली छोड़नी पड़ती है। हम जहाँ पे चीज ग्रो कर रहे हैं उसको खाली नहीं छोड़ना, जहाँ पे कोई चीज उगा रहे हैं वहां पे उसको खाली नहीं छोड़ना। यहाँ जो खेली है उसमें से ट्रैक्टर ने गुजरना है, उसमें से पानी ने गुजरना है, उसको साफ रखना पड़ेगा हमें। दूसरा सर मेरा एक प्रश्न और है, जो आपने ये मशीन बनाई है जी जो जीरो टिलीज और साथ में सभी काम करती है, वो इंडिया में अवेलेबल हो सकती है जी क्या? देखिए मैं यहाँ से अगर आप चेक कर लें कि अगर तो यहाँ से मशीन जा सकती है वाघा बॉर्डर से, या तो फिर तो बहुत ही आसान हो जाएगा, सस्ती पर किराया बहुत कम पड़ेगा। लेकिन अगर नहीं जा सकती तो दुबई वगैरह से इसको, फिर दुबई से बम्बई जाएगी, बम्बई से फिर आपको इधर पंजाब वगैरह में आएगी, हरियाणा में आएगी, तो वो खर्चा बड़ा पड़ जाएगा। तीसरा तरीका यह है कि मैं आपको उसकी ड्राइंगें दे दूं और आप किसी अच्छे कारीगर को जो ड्राइंगें समझ सके उससे वो मशीन बनवाना शुरू कर दो। तो मैं तो आपको ड्राइंगें दे सकता हूँ, वो भी मुफ्त। और वो ड्राइंगें जो हैं वो मैं आपको, अगर आप पहले मुझे बताइए कि अगर आपने कोई अच्छा कारीगर, अच्छी वर्कशॉप जो है उसको आपने सेलेक्ट कर लिया है, उसका मेरे साथ रब्ता करवाएं, मैं उससे पूछूं कि उसके पास कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, क्या क्या मशीनें लगी हुई हैं, वो काम कर भी सकता है कि नहीं कर सकता। अगर वो तसल्ली बख्श उसने जवाब दिए तो मैं उसको ड्राइंगें दे दूंगा, और साथ उसको ये कहूँगा कि भाई ये आपको ड्राइंगें मैं मुफ्त दे रहा हूँ,
इसमें इसके ऊपर जो मशीन बनाओ उसके ऊपर मुनासिब जो है वो प्रॉफिट लो। और ये एक कमेटी बनानी पड़ेगी आपको, ताकि ये ना हो कि एक मोनोपोली इकट्ठी हो जाए और फिर ये मशीन 2 लाख की है वो 8 लाख की बेचनी शुरू कर दे। उससे फायदा उसको पहुंचेगा, आप लोगों को नहीं पहुंचेगा, ना मुझे पहुंचेगा। अगला सवाल अमृतपाल जी। सर मेरा छोटा सा एक मेरा क्वेश्चन है कि मैंने वो सल्फ्यूरिक एसिड वाले मिला था जी, वो बोला कि उसके पास 2 तरह का सल्फ्यूरिक एसिड है, एक तो शायद 95 पॉइंट समथिंग प्योर है और एक 50% प्योर है, हमें कौन सा लेना है? 50% प्योर हमारे लिए काफी है। फिफ्टी % प्योर वाला हमारे लिए काफी है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच जी। गुरु प्रताप सिंह भाई। हेलो जी, मैं विनोद लाहौते हरियाणा झज्जर से। मैं आगे अगले आने वाले टाइम में मैंने अभी धान लगाया हुआ है, धान के बाद मैं खरबूजा की खेती करना चाहता हूँ। तो इस पर मुझे प्लीज सही गाइडेंस की जरूरत है। मैं अभी नया ऑर्गेनिक फार्मर हूँ, तो खरबूजा लगाने के लिए क्या क्या सावधानी है और क्या क्या जो है वो हिदायत तो आपके अनुसार होनी चाहिए जो अच्छी तरह से उसको ग्रो कर सकूं खरबूजा को मैं। भाई मेरे, आप तो अभी जो रवायती तरीका है उससे आपने धान लगाया होगा, और वो रवायती तरीका यही है कि आपने खुले पानी छोड़ा होगा, पानी में लगाया होगा। पानी तो उसका पानी में लगाया हुआ है मेरा अभी, जैसे पानी खड़ा है धान में। चलो और सुन लो इसके ना बाद मेरी, मैं सुन लो मेरी बात। मैं तेरी बात समझ गया ना, इसलिए मैं वक्त आया ना हो, मैं समझ गया आपकी बात। मैं भी आप जैसा किसान हूँ, आप एक बात करते हैं, एक लफ्ज बोलते हैं तो मैं सारी बात समझ जाता हूँ। 44 साल तो बेटा हो गए हैं इस काम में मुझे, ठीक है ना। तो आपने कहा कि वो पानी, उसका यह है कि पानी जब आप धान काट लेंगे, पानी खुश्क होगा, जमीन को अच्छे तरीके से तैयार करें, जो पराली बचे उसको अलहदा रख लें। पराली एक भी तिनका जो है आपका पराली का ना जाया हो, ना उसको आग लगानी है आपने। वो पराली इकट्ठी करके एक साइड पे उसकी ढेरी लगा लें। उसके बाद ज़मीन को प्रॉपर तरीके से तैयार करें, गहरा हल चलाएं, काट तोड़े के बाद बेड्स बनाएं, और बेड्स बनाने के बाद आप बीज लगाएं खरबूजे का, और उसके ऊपर मल्च कर दें। यानी कि खरबूजा इस तरीके से मल्च करना चाहिए कि खरबूजे का पौधा मल्च से बाहर निकल आए, क्योंकि खरबूजे का पौधा ब्रॉड लीफ है, चौड़े पत्तों वाला है, और गुंडी बना के जो बीज है बाहर निकलता है। तो जहाँ पे आप बीज लगाएं वहाँ पे उसको गुंजाइश देनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे यहाँ तो मशीनें हैं, मशीनें वहाँ पे कट कर देती हैं, जो ऊपर मल्च डालते हैं उसकी कटाई कर देती हैं, ताकि जो फाला भी गुजर सके मशीन का, और साथ ही साथ बीज को बाहर निकलने के लिए रास्ता भी मिल सके। तो वो आपको एहतियात करनी पड़ेगी। और उसके बाद बल्ले कोई खाद नहीं डालनी पड़ेगी, कोई स्प्रे नहीं करनी पड़ेगी। और इसकी फिर 3D अगर आप प्रूनिंग कर लेंगे तो हर खरबूजा आपका एक साइज का होगा, एक शक्ल का होगा, एक मिठास का होगा, और उसकी तादाद भी ज़्यादा होगी। तो ये आप काम कर लें तो आप बहुत ही अच्छे खरबूजे के काश्तकार बन सकते हैं। प्रीमियम खरबूजा जो है, बहुत ही आला, जो 5 स्टार होटल है उनको बेच सकते हैं आप। जी आसिफ जी, मैं मेरी जो प्लान है वो मैं सोच रहा हूँ, जैसे जो धान की पुराली है उसको जैसे सानी काटते हैं गंडासे से, ऐसे उसे थ्रेसर से उसकी सानी कटवा दूं, मतलब बारीक उसको करवा के उसकी मल्चिंग में कर दूं पूरा। बिल्कुल, मैं यही अर्ज किया है, मैंने यही आपको बात बताई। हेलो जी, हाँ जी, हेलो अंकल आसिफ साहब। गुरप्रताप भाई बोलिए। आसिफ सत श्री अकाल जी। सर मैं सुंदरजीत बोलदा जी। अपना ਆਪਾਂ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਬਾਗ ਲਗਾਇਆ ਜੀ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਫੋਲੋ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪਿਕਨਿਕ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਚਮਤਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ ਜੀ ਪਿਕਨਿਕ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਿੰਬੂ ਤੇ ਸੁੰਡੀ ਆਉਂਦੀ ਆ,
ਸੁੰਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਤੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੇਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। जी बिल्कुल, ਸਲਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਲਾਮ। बड़ी मेहरबानी। ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਨਿਜ਼ਾਮ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ 2008 ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਪਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਕੇ ਕੋਈ ਜਿੱਤਿਆ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੰਗ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਪਿਕਨਿਕ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ, ਨਿੰਬੂ ਸੁੰਡੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਮਰ ਰਹੀਆਂ, ਉੱਪਰ ਪੱਤੇ ਤੇ ਚਿਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਕਨਿਕ ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੌਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੀਟੀ ਪੌਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਪੌਦਾ ਹੀ ਬੀਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਬੀਟੀ ਪੌਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਬੀਟੀ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਰਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਬੀਟੀ ਕਾਟਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਫੇਰਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਫੇਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀਟੀ ਉਸ ਬੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਇਮਿਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀੜਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੀਟੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਬੀਟੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇਮਿਊਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਕੀੜੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਐਸਾ ਮੌਸਰ ਇਲਾਜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। हरमन भाई, हरमन खुंदार भाई साहब, राम सिंह जाट जी। हेलो जी। हेलो जी राम जी बताइए। जी, अभी अपने एक किसान भाई ने धान की पराली के बारे में पूछा, मल्चिंग का। हेलो जी जी, आ रही है बात, सुने बताएं। हाँ, मल्चिंग के बारे में वो किसान जानना चाह रहा था। मैं आसिफ सर से ये बताना चाहूंगा किसान भाई को भी कि धान की पराली को छोटे टुकड़े में काट ले या धान काटने के बाद उसमें वेस्टिन का स्प्रे कर दे। मैन्योर निकल के वो डिकम्पोज हो जाएगी और फिर खाद बन जाएगा और जमीन की जो क्वालिटी है, उर्वरा शक्ति है, वो बढ़ जाएगी। बेटा, मुझे आपकी बिल्कुल आवाज नहीं आई, मैं समझ नहीं सका कि आपका सवाल क्या था। मुख्तसर साथ जवाब दें या जिस आपको समझ आ गई है वो रिपीट कर दे उसको। सर जी ये बता रहे हैं कि जो कुट्टी करने वाली मशीन है ना, उससे काटने के बाद जो है ना, इसका और भी बढ़िया रिजल्ट आएगा। हेलो जी जी, मैं किसान भाइयों को ये समझा रहा था कि जो पराली कंपोजिट। सर आपके नेटवर्क में किसान सवाल हेलो, हाँ, आवाज आ रही है सही? आप ठीक है बेटा। हमारे ये जो किसान भाई पराली से संबंधित पूछ रहे हैं। हेलो, हाँ बोले राम जी, बोलिए। हाँ, पराली जो हमारे खेत में होती है, धान को कटाई के बाद में जो पराली होती है या घास फूस पत्ते वगैरह, जिसमें थोड़ा हमारा गोबर का खाद बिछा के उसमें वेस्ट में कंपोस्ट डाल दिया जाए तो वो डिकम्पोज हो जाती है अभी 25-30 दिनों के बाद में। और उसमें 2-3 बार स्प्रे कर दिया जाए तो वो जल्दी होगा। यदि जल्दी नहीं करते, अपने पास टाइम है,
महीने 2 महीने 1.5 महीने का अगली फसल लगाने से, तो उसको वो 1 बार 2 बार भी कर सकते हैं। और वो पराली एक तो उसका हमारा जमीन को मैन्योर मिलेगा, एनपीके वगैरह, और सर बीमारी भी कंट्रोल होगी। जी जी हेलो निशि मैडम है, ये खिचड़ी बनाई थी सारे ग्रुप की, इनको बोलो एक एक किसान सवाल पूछे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है राम जी, आपकी बात समझ गए हम। ठीक है जी। ओके ओके। हरमनी, आपका सवाल। ये इस सवाल का मैं अगर इजाजत दें तो मैं जवाब दे दूं। पहले सवाल जो डीकम्पोजर के बारे में है। जी जी जी। बात यह है कि आप जरा थोड़ा समझने की कोशिश करें कि डीकम्पोजर थोड़ा सा ऑर्गेनिक मैटर जरूर बनाता है या बढ़ाता है सॉइल के अंदर, माइक्रोब्स भी फिर चले जाते हैं, लेकिन अगर जमीन का फॉल्ट ठीक नहीं होगा तो माइक्रोब्स फौरी तौर पे मर जाएंगे। इसलिए हम जो हमारी रिकमेंडेशन है वो ये है कि अगर आपने करना है तो एरोबिक कंपोस्ट बनाएं। एरोबिक कंपोस्ट ये होती है कि जिस तरह कब्र होती है इस तरह लंबी आप ढेरी बनाते हैं और उसमें सारा कचरा मचरा, पट्ठे वट्ठे, गोबर शोबर सारा कुछ मिला के उसकी ढेरी बना देते हैं और उस ढेरी को हर दूसरे तीसरे दिन पलटा देते हैं ताकि उसके अंदर गर्माइश पैदा ना हो, और पानी का छिड़का देते हैं, गीली भी रहे और गर्माइश भी पैदा ना हो। ये करते रहते हैं डिपेंडिंग के टेम्परेचर क्या है। जब वो एक जान हो जाए, यानी कि आपको पता ना लगे कि ये तूड़ी का था या पत्थर, जो भी चीज़ है, सारी चीज़ जो एक जान हो जाए तो आपकी एरोबिक कंपोस्ट तैयार होगी। सबसे अच्छी जो चीज़ होती है वो ये एरोबिक कंपोस्ट है, लेकिन इसकी भी हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एक ही दफ़ा 8-10 मन से ज़्यादा हमें फी एकड़ इसकी ज़रूरत नहीं है। पहली दफ़ा जब आप शिफ्ट करते हैं तो ये 8-10 मन डाल के और उसके बाद अच्छी तरीके से मल्चिंग कर लें तो बस ये एक, जिस तरह हमने दूध का दही बनाने के लिए जाग लगाते हैं उसी तरह हमने जाग लगा दिया, और जब जाग लग गया और दूध का दही बन गया तो उसके बाद जितना मर्जी आप जाग लगाते जाएं वो दही का दही ही रहेगा, इसलिए दोबारा उसकी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर ये ना भी डाल सकें तो कोई हर्ज नहीं है, 2-3 हफ्ते के अंदर अंदर सारी चीज़ें रिवाइव कर जाती हैं जब आप कुदरती निज़ाम पे आते हैं। शुक्रिया। नमस्कार सर, मैं जितेंद्र मिगलानी करनाल से हूँ। तो मैं पिछले 8 साल से नेचुरल फार्मिंग कर रहा हूँ और 4 साल से पिकनिक से जुड़ा हूँ और आपके पैदावार के ग्रुप नंबर 1 से भी जुड़ा हूँ। तो मैं जैसे हम कुछ फसलें लेते हैं, जैसे आलू है, प्याज है, उसमें ना चाहते हुए भी हमें बेड को दोबारा रीमेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि जैसे प्याज लगाते हैं, प्याज की प्लांट पॉपुलेशन काफी होती है, तो हमारे पास ऐसी कोई मशीन है नहीं। तो मेरा सवाल ये है कि आपके पास कोई ऐसी मशीन है जो मल्चिंग के अंदर प्याज की बिजाई कर दे, या जैसे हम आलू की फसल लेते हैं तो बेड को आलू हार्वेस्ट ऐसे हो जाए और उसको बेड को दोबारा ना बनाना पड़े। जी बिल्कुल, ऐसी मशीनें नोटल जिस तरह बाकी सीडिंग मशीन्स हैं, देखिए 2-3 मैं आपको इसके मशीनों के बारे में बता दूं। पहली तो बात है ये है कि बीज जो हैं, एक बीज है और दूसरे हैं ट्यूबर्स। ट्यूबर उसको कहते हैं, जिस तरह आलू है वो ट्यूबर है, हल्दी है वो ट्यूबर है, अरबी है वो ट्यूबर है, और इसके बाद आपका जिंजर है, यानी कि आपका क्या कहते हैं इसको, अदरक है, वो ये है ट्यूबर है। जो इस तरह की चीज़ें हैं उनके लिए अलहदा मशीन की ज़रूरत होती है, जो मशीन स्टैंडर्ड ही होती है, लेकिन आगे उसके नो टिल फ्राइल जिस तरह हैप्पी सीडर के आगे लगा होता है वो लगा दिया जाता है, ताकि वो अगर ज़मीन के ऊपर सारा जो पड़ा हुआ है, बाकियात पड़े हुए हैं, उसमें से गुजर के मशीन जो है बुझाई कर दे। तो ये तो बीज के, यानी कि हमें क्या कितनी मशीनें चाहिए, हमें गन्ने की बिजाई के लिए अलग मशीन चाहिए, लेकिन उसका जुगाड़ हम रिजर के साथ भी लगा सकते हैं। दूसरी जो है वो लहसुन के लिए मशीन चाहिए, वो बहुत अच्छी चाहिए, या फिर आपको हाथ से लगाना पड़ेगा, क्योंकि लहसुन की असल जीत आपकी तब होगी जब आपका 2,35,000 गंडा जो है वो बने। इसी तरीके से प्याज का भी 2,35,000-40,000 गंडा फी एकड़ आप लेंगे
तो फिर आपकी पैदावार जो है 300 मन 400 मन के ऊपर जाएगी। सो इसके लिए फिर सारी मशीनें हमारे यहाँ तो हमने तो तैयार की हुई हैं। अब जब आप कहीं इंडिविजुअल सवाल पूछेंगे तो मैं आपको फोटोज भी भिजवा दूंगा उसकी कि किस तरीके से हम करते हैं। और बीज जो है ये प्याज का, इसको पनीरी लगाने की जरूरत नहीं है। हम अगर मशीन हमारे पास अच्छी हो तो हम इसकी डायरेक्ट बिजाई भी कर सकते हैं। शुक्रिया जी। बाकी फसलों की बिजाई के लिए तो मेरी पीछे आपसे बात हुई थी मशीनों के बारे में, तो वो आपने बताया था कि यहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद है, तो उसकी वजह से फिर हमने तो उसका हैप्पी सीड लेके और उसको कटवा के तो बाकी फसलों के तो बना दिए, उससे वो बिजाई हो जाती है बाकी फसलें। लेकिन वो प्याज की फसल की आपके पास जो भी मशीन है तो उसके लिए कोई फोटो वगैरह हो? बेटा दो चीजें होती हैं। एक है कि फाला ऐसा होना चाहिए और उसके ऊपर ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जिसके आगे गंद इकट्ठा ना हो और मशीन जो है आराम से प्लांट रेसिड्यू में से गुजर जाए। एक जिस तरह हैप्पी सीडर ऊपर पराली पड़ी हुई है, हर चीज पड़ी हुई है, लेकिन वो बिजाई कर देता है। इसी तरीके से ये एक मैकेनिज्म है। दूसरा चीज होती है कि बीज वो किसी भी, क्योंकि बीज का मसला ये होता है कि कोई बीज का साइज कोई है, किसी बीज का साइज कोई है, शक्ल सूरत में भी फर्क होता है और उनके वजन में भी फर्क होता है। कोई मोटा सीड है, किसका वजन ज्यादा है, किसी का कम है। अब ये सारे बीज को हमने अलग-अलग करना है, सिंगुलेट करना है, इसको कहते हैं अंग्रेजी में। सिंगुलेट से होता है कि हर बीज अलग-अलग लगे, इकट्ठे 2 बीज ऐसे ज्यादा इकट्ठे ना गिरें। और अलग-अलग बीज करने के लिए फिर आपको मशीन के ऊपर, जहाँ पे हैप्पी सीड, ये आपके पास जो मशीन है ये रैंडम सीडर है, ये अन्नेवा जो है वो बीज गिराती जाती है। उसमें बीज यानी कि लाइनें तो आपने कर ली, लेकिन लाइन के अंदर पौधे से पौधे या बीज से बीज का फासला जो है वो मेजर्ड नहीं है, वो खुला छोड़ा हुआ है हमने। हमें उस मशीन के ऊपर जो सीडिंग यूनिट है, सिंगुलेशन यूनिट है, वो हवा वाला लगाना पड़ेगा, जो हवा जो है अपने सूटे से एक एक बीज को उठा के एक एक बीज को गिराए नीचे। तो ये आप मैकेनिज्म आपको ठीक करना पड़ेगा। मशीन यही ठीक हो जाएगी, ऊपर वाला सिस्टम जो है ठीक करना पड़ेगा। जी मेरी बात मुकम्मल हो गई जी। और कोई क्वेश्चन है बताइए। जी हरमन भाई आपका सवाल। हरमन जी है यहाँ पे? राजा राम जी, गुरप्रकाश सिंह जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, राजा राम बोल रहा हूँ मैं, राजा राम। राजा राम जी बताएं। हेलो जी मैं उज्जैन जिले से बोल रहा हूँ। अभी तो सोयाबीन लगा रखी है, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही राजा राम जी, थोड़ी तेज बोलिए। नमस्कार जी। सर मैं गंगानगर राजस्थान तो है भाई कई दा टप्पा मार के देख लो, कई कड़ा थोड़े तो पूरा टप्पा मार के देख लो। अगर थले आंधी है तो हार्ड पैंट, मुझे नहीं आती तो बिल्कुल नहीं तोड़ना। कोई लेना है तो उसके बारे में बताइए। भाई हार्ड पैंट अपना रेतली जमीन वाले का जवाब हो गया। मैं राजाराम बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि गेहूं की फसल साथियों एक मिनट, हरमन भाई राजाराम जी एक करके सवाल पूछ लीजिए, एक करके। अभी हरमन जी आप स्टार्ट करो, एक करके सवाल पूछते हैं। हाँ हरमन जी। सारे माइक ऑन मत करिए, एक माइक ऑन रखिए जिन्हें सवाल करना है। आवाज क्लियर नहीं आ रही आप। आप बताइए। अंकल जी मेरा प्रश्न है, जैसे हम अपना खेत पिकनिक को लेकर आए तो बार बार हर फसल अलग अलग बोएंगे, तो खाद का मैनेजमेंट किस प्रकार करेंगे? भाई खाद डाली नहीं आती, खाद का क्या प्रकार करना है? नहीं, जैसे नरमा हमारा है, अगली साल फिर नरमा बोएंगे तो खाद की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें? नहीं पड़ेगी। आप तरीके को समझे ना। कुदरत ने, मैंने यही तो बताया पहले कि कुदरत ने हर वो चीज जो पौधे की जरूरत है पहले ही जमीन में रखी हुई है। अच्छा। हम सिर्फ सिस्टम को ठीक कर लेंगे तो पौधे की कोई कमी नहीं आएगी, पौधे की किसी चीज में भी कोई कमी नहीं आएगी। ठीक है सर। जी जी गुरप्रकाश जी। हाँ बोले, हाँ बोले बोले।
सर हेलो। मैं राजा जी बोल रहा हूँ मैं। गुरुप्रकाश जी एक सेकंड, ये राजा जी काफी टाइम से पूछ रहे हैं। ओके जी ओके। मैं गेहूं बोना चाहता हूँ अब अगली फसल, तो उसके लिए क्या तरीका है? क्या करना होगा मुझे? सुमेर जी आप बताते हैं गेहूं पे। जी गेहूं के बारे में क्या सवाल था? गेहूं उगाना चाहते हैं ये। उगाएं, सवाल पूछे ना, उगाना तो ख्वाहिश है, सवाल तो नहीं ना ये। नहीं, बिना पेस्टिसाइड के मैं जैविक करना चाहता हूँ, तो क्या तरीका है? यूरिया डीएपी नहीं डालूंगा तो क्या डालना होगा मुझे? राजा जी बहुत बड़ा सवाल पूछ लिया आपने। ये जो एडमिनिस्ट्रेटर कर रहे हैं भाई, जो मॉडरेशन कर रहे हैं, वो सवाल मुझे नहीं पहुंच रहे। वो अगर उन्होंने सुन लिया तो मुझे सवाल करें। वो पूछ रहे हैं गेहूं की खेती करना चाहते हैं तो क्या करना है, अभी पेस्टिसाइड नहीं डालना चाहते हैं तो पूरे सिस्टम को अडॉप्ट कर लें। मैंने आपको स्लाइड शेयर कर दी है, इनको साथ शेयर कर दें। पूरे स्टेप्स उस पर लिखे हुए हैं कि क्या क्या कुछ करना है। तो वो उसको अगर ये नहीं पढ़ सकते तो आप अपनी मेहनत करके उसको जरा अपने हिंदी में या पंजाबी में ट्रांसलेट करके प्रिंट करके आगे दे दें इनको सब लोगों को। जी 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 ठीक हो गया ना जी? हाँ गुरुप्रकाश, हाँ जी गुरुप्रकाश जी आपका प्रश्न हो रहा है कि आपका जो एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस पे कोई आपने कोई बुक लिखी है? लिख रहे हैं जी, लिख रहे हैं इस वक्त। सारे लेक्चर सीरीज मौजूद हैं, हमारी सारी लेक्चर्स मौजूद हैं, वीडियोस मौजूद हैं, हर चीज मौजूद है। लेकिन बुक इस वक्त लिखी जा रही है, हम बुक को लिख रहे हैं, किताब को। हेलो, आपसे गुजारिश है कि आप हर जबान में लिखना। हर जबान में लिखेंगे इंशाल्लाह, आप बेफिक्र रहें, सारी जबानों में आएगी। थैंक यू सर। हेलो ਗੁਰਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੈਕਚਰ ਭੇਜੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰ ਕੀਤੇ ਇੱਕ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ यार एक बंदा गल करे ना। हेलो हाँ जी ਹੈਲੋ ਸਰ, ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਭੇਜੇ ਸੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕੀਤੇ, ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਭਿੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਆਇਆ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਮਤਲਬ ਮਲਚਿੰਗ ਕਰਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਘਾਹ ਫੂਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਤੀ। ਤੇ ਸਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਮਲਚਿੰਗ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਗੋਭੀ ਲਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵੱਟਾਂ ਢਾਣੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਲਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਮਲਚਿੰਗ ਹੀ ਕਰ ਦਈਏ ਅਗਰ ਸੀਡਲਿੰਗਸ ਲਗਾ ਕੇ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ जी ਸਰ बेटा जी बिल्कुल। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈੱਡ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਰੋ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੁਸਤਕਲ ਘਰ ਬਣਾਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਯਾਤ ਦਾ ਮੁਸਤਕਲ ਘਰ ਬਣਾਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਢਾਓਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਢਾ ਕੇ। ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਸਰ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੈੱਡ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਉਸਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਢਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਗਾਤੇ ਜਾਣਾ, ਮਲਟੀ ਕ੍ਰਾਪਿੰਗ ਕਰੋ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਸਰਕੂਲਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਆਲੂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨੇ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਲੂ ਰੋਜ਼ 1 ਏਕੜ ਰੋਜ਼ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹਦੀ ਆਲੂ ਦੀ, ਔਰ 90 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 1 ਏਕੜ ਰੋਜ਼ ਪਟਾਈ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫਰੈਸ਼ ਆਲੂ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹਰ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹਰ ਫਸਲ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਟਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਲੂ ਦੇ ਤਜਰਬਾਤ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਇਹ ਬੜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੱਕੀ ਤੇ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਮੂਲੀ ਸ਼ੂਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਮਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਮ ਆਵੇ। ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟਕੇ ਟੋਕਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਸਲ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। जी सर जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू मेहरबानी सर। साथियों अभी 8 बज गए हैं, 8:05 होने वाले हैं। मेरे को 3 सवाल और दिख रहे हैं, तो आसिफ सर अगर 3 सवाल ले लें।
फिर जी देते हैं, आप 3 सवालों का जवाब देके फिर इसको कंक्लूड कर लेते हैं। जी जी जी। नवीन मात्रा जी हैं यहाँ पे, जसकरण सिंह भाई। नमस्कार डॉक्टर साहब। एक हाँ, मुझे आवाज नहीं आ रही भाई। जसकरण पाजी आवाज नहीं आ रही। जसकरण पाजी आपकी आवाज नहीं आ रही, नेटवर्क आवाज टूट रही है। हाँ नहीं आ रही भाई जी, आवाज टूट रही है आपकी। डॉक्टर साहब मैं बोलता हूँ। हेलो जी जी हाँ जी हाँ जी। हेलो डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। दोस्तों हुक्म करो। डॉक्टर साहब ये जो मशीन है हमें इंडिया में किस कीमत पर मिल सकती है आप वाली? मैंने अभी थोड़ी देर पहले, आपने शायद सुना नहीं, सारी बताया था कि या तो वाघा बॉर्डर खोल जाए या फिर दुबई, अपना ये दुबई वगैरह से इसको मंगवाएं, या तीसरी चीज़ है जो अच्छा, जो मिलजुल के आप एक अच्छा वर्कशॉप वाला ढूंढ लें, मैं उसको ड्राइंगें दे दूंगा, वो वहाँ बना के आप उससे लेनी शुरू कर दें। जी जी ठीक है सर, थैंक जी। गुरप्रताप सिंह जी, ये आखिरी सवाल है। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन, आखिरी सवाल। सर मेरा ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੋਸਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਬਰ ਕੰਪੋਸਟ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਪਿਕਨਿਕ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਮੀਕਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪਿਕਨਿਕ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੌਸ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਕੰਪੋਸਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਗ ਲਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਜਾਗ ਲਾਈਦਾ, ਜਾਗ ਲਾ ਕੇ ਬਸ ਮੁੱਕ ਗਈ ਗੱਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਈਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੂਰਤ 90% 95% ਮਸਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਹਿਲੀ ਫਸਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਠੀਕ ਕਾਮਯਾਬ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਇਲਾਕੇ, ਕੁਛ ਰਕਬੇ ਐਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਫਸਲ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 4-5 ਕਿਲੋ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, 4-5 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ NPK ਪਾਣੀ 'ਚ ਖੋਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ 2% ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਜੇ ਪੂਰੀ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਕੈਨੋਪੀ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਪਤਲੇ ਪੱਤੇ ਨੇ, ਕਣਕ ਦੇ 2-2 ਪੱਤੇ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਉੱਤੇ ਸਪਰੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪਏਗਾ ਨਾ, ਪੱਤਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮਿਲੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਸਪਰੇ ਕਰ ਦਿਓ। 100 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 2 ਕਿਲੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫੁਆਰ ਚੰਗੀ ਬਰੀਕ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਠੰਡੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੇ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੜੇ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਹ 2 ਕੰਮ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਹੀਨਾ, 1.5 ਮਹੀਨਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਨਿਗਰਾਨੀ करनी है जरा। शुक्रिया। आसिफ शरीफ जी आपका और वो आए किसान साथी, उनका भी सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद बोलूंगा कि एक शांतिपूर्ण ढंग से ये मीटिंग हुई और काफी किसान साथियों के सवाल रह भी गए। तो सर हो सके तो हम आपसे बीच में बात कर लेंगे, अगले संडे को ये मीटिंग दोबारा रख लेते हैं अगर आपको टाइम लगा तो इसके लिए सभी साथियों का धन्यवाद। और आज की मीटिंग का समापन यहीं पे। नहीं, देखिए बात यह है कि अगर तो आप सुने मेरी बात सुने, बात यह है कि अगर आप ऐप बना रहे हैं और ऐप में सारे सवालात का मैं उसको एड्रेस कर रहा हूँ, आपको 1-2 घंटे, 1 घंटा जो है वो हर हफ्ते 2 हफ्ते में 1-2 दफ़ा दे देता हूँ, तो सवाल आपके जवाब हो गए। इस तरह की मीटिंग के लिए मुझे फिर बहुत रद्द करना पड़ता है, और मैं आपके लिए मैंने ख़ास तौर पे इसका फिर अरेंजमेंट ये करना पड़ता है कि मुझे फिर और सारी चीज़ों को कैंसिल करना पड़ता है। जब आप सवाल करते हैं तो फिर मैं अपने पास जो फ्री वक्त होता है उसमें उसके सवालात का जवाब दे देता हूँ, तो मेरा टाइम एलोकेशन जो होती है वो ख़राब नहीं होती।
तो इसलिए आप कोशिश करें कि ऐप के ज़रिए सारा कुछ कर लें, और अगर कोई ख़ास मकसद हो इस तरह की मीटिंग कॉल करने का, तो फिर मुझे एडवांस आप बताइएगा, ताकि मैं वो वक्त जो है आपके लिए मखसूस कर लूँ और उस वक्त में फिर इस तरह की मीटिंग कर लें। लेकिन कोशिश ये करें कि हम ऐप के ज़रिए ही सारा कुछ काम कर लें। शुक्रिया सर, धन्यवाद सर, सब साथियों का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अल्लाह बिली।